वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी होम साइंस की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स लेकर के उपस्थित हूँ। और ये सारे जो वन लाइनर्स हैं, ये आपकी होम साइंस के सभी ब्रांचेस से सम्मिलित किए गए हैं। आशा है कि इस सीरीज का पहला भाग आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ आइए हम देखते हैं वन लाइनर्स सीरीज का पहला भाग। कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्न कारक हैं, यानी कि शरीर में जो भी कैल्शियम अवशोषित होता है, हम लोग कैल्शियम से संबंधित भोज्य पदार्थ खाते हैं तो वो शरीर में पूरा का पूरा अवशोषित पहली बात तो होता नहीं है, और लेकिन जितनी मात्रा लगभग 30% अवशोषण होना चाहिए, इस 30% अवशोषण को भी बाधित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान जाएं कि कैल्शियम अवशोषण के लिए सहायक चीज़ें हैं प्रोटीन, विटामिन डी, फास्फोरस, लैक्टोज, पैराथायराइड हार्मोन। लेकिन वसा, फाइटिक, ऑक्जेलिक एसिड, पीएच मान ज़्यादा या कम और असंतुलित, कैफीन, तांबा और भूसी, ये सारी चीज़ें कैल्शियम अवशोषण के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं शरीर में। और एक चीज़ महत्वपूर्ण ये भी जान जाइए आप लोग कि शरीर में केवल जितना भी कैल्शियम हम लोग ग्रहण करते हैं, उस सारे कैल्शियम का केवल 30% कैल्शियम ही शरीर में अवशोषित होता है। और ये एक मतलब प्रकृति प्रदत्त चीज़ ही है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसका वो पूरा का पूरा 100% ऑब्जर्व नहीं होता है, उसका कुछ ही भाग अवशोषित होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अगर सारा का सारा भाग अवशोषित हो जाए तो हम लोग भोजन में लगातार हम लोग प्रोटीन, कैल्शियम, इन सब चीज़ों से भरपूर चीज़ें खाते रहते हैं तो वो एक न एक दिन रोकना पड़े हमें। इसलिए प्रकृति उतने ही पोषक तत्वों को अवशोषित करती है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध होता हो, और बाकी चीज़ों को मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अगला देखिए, अगला वन लाइनर। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन। लाइसिन, ये एक एमिनो एसिड है, कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है कितना? 50%। अब यहाँ पे देखिए एक लिस्ट ए और लिस्ट बी बनी हुई है। कैल्शियम की कमी से नहीं, कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इससे संबंधित लिस्ट बनी हुई है। शिशुओं में अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम ग्रहण कर लिया जाए शिशुओं के द्वारा तो क्या होता है, उसको एंडियोपैथिक हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है। और अगर प्रौढ़ों में हो जाता है तो कैल्शियम ज़्यादा, तो उसको कहते हैं मिल्क एल्कलिन सिंड्रोम। रक्त में 1% कैल्शियम होता है और हड्डी में 99% कैल्शियम होता है। कैल्शियम का गोदाम संचय किसे कहा जाता है? हड्डी को कहा जाता है। स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम निष्कासित होता है 320 मिलीग्राम। और अगर ये कहा जाए कि प्रतिशत में अवशोषित कितना होता है, 70% से लेकर के 30% कैल्शियम अवशोषित होता है और बाकी का कैल्शियम मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये जो भी कैल्शियम शरीर से बाहर निष्कासित होता है, 320 मिलीग्राम निष्कासित होता है, उसमें से उस 320 ग्राम में से 175 mg मूत्र के द्वारा, 125 mg मल के द्वारा और 20 ग्राम पसीने के द्वारा निष्कासित होता है। अगर इंडियोपैथिक हाइपर कैल्शियमिया रोग हो जाए बच्चों को तो उस रोग के निदान के लिए क्या करना चाहिए? एक तो कैल्शियम की मात्रा कम देनी चाहिए और विटामिन डी की मात्रा नहीं देनी चाहिए, ताकि अगर कैल्शियम शरीर में जा भी रहा है तो विटामिन डी के अभाव में बहुत ज़्यादा अवशोषित ना हो सके। और अगला है डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस है कैल्शियम का हटना, यानी कि हड्डियों से जब कैल्शियम हटने लगता है तो उसे ही डीकैल्सिफिकेशन प्रक्रिया कहते हैं।
टिटैनी के क्या लक्षण होते हैं? यानी कि जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसका लक्षण क्या है? हाथ पैर की मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। और जिसको सब लोग कहते हैं गाँव में जब ये घुटने के नीचे और ये जो पंजा है हमारा पैर का, उसके बीच के भाग में जब बहुत दर्द होता है, किसी प्रकार की दवाई खा लेने पर दर्द की आराम नहीं मिलता तो उसको कहते हैं फटनी बाई पकड़ी है। तो वो इसी की वजह से होता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैरों में जब दर्द होता है हाथ पैर की मांसपेशियों में तो वो टिटैनी का लक्षण है। और ये टिटैनी रोग किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आगे देखिए, गृह विज्ञान का प्रारंभिक विकास किस रूप में हुआ था? गृह अर्थशास्त्र के रूप में। गृह विज्ञान क्या है? ये कला और विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान का क्षेत्र कैसा है? व्यापक है या फिर संकुचित? इसका सही उत्तर है कि ये गृह विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। गृह विज्ञान से संबंधित पत्रिकाएं हैं सरिता, गृह शोभा और मनोरमा। भारत में जन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक ढांचा कितने स्तर पे बना है? 3 स्तरों में बना है। जितनी भी जन स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं वो प्रशासनिक रूप से 3 स्तरों पर आती हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा प्रांतीय राज्य स्तर पे, तीसरा जिला स्तर पर आती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख कार्य क्या होता है? समस्त देश में जन स्वास्थ्य की देखरेख करना। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला टीकाकरण करना, विशेष जांच परीक्षण करना और जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना। बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से होती है? ये राजकीय और स्थानीय संस्थानों के सहयोग से होती है। बालकों को क्षय रोग से बचाने के लिए टीका कौन सा लगाया जाता है? BCG का। परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाते हैं गांव और शहरों में। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य विशेषकर किसे शिक्षित करना होता है? गृहिणी को। ग्रामीण महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? महिला कार्यकर्त्री, जिन्हें हम आशा कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का वजन कितना होता है? शरीर की लंबाई के अनुपात में। नाश्ते और भोजन के बीच का अंतराल कितना होना चाहिए? 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। यानी कि जब नाश्ता किया है, नाश्ते के बाद जब भोजन ग्रहण किया जाए तो वो 3 से 4 घंटे के बाद ही करना चाहिए। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आनुवांशिकी भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, रहन सहन का तौर तरीका भी है। किस व्यवसाय का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? संगमरमर की कटाई का, दरी गलीचे बुनना या फिर रंग रोगन के काम में। इन तीनों ही काम में तीनों ही व्यवसाय से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त नींद होती है 8 घंटे की नींद। चावल में पोषक तत्वों की कमी होती है किसकी? यानी जो ऐसे तत्व जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हों। एक तो विटामिन ए है, दूसरा कैल्शियम और तीसरा विटामिन डी है। रोगियों को जौ का पानी क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक सुपाच्य होता है। सामान्य दूध में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? 80 से 90% जल पाया जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये आवश्यकता से जब अधिक वसा ग्रहण करते हैं तो ये वसा हृदय धमनियों पर जम जाती है। इसी को ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अगला है, हाइपरविटामिनोसिस की स्थिति उत्पन्न होती है कब? जब व्यक्ति आहार में विटामिन ए और डी की अधिक मात्रा ग्रहण कर लेता है। अब देखिए, विटामिन किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। विटामिन में विटा शब्द का अर्थ क्या होता है? जीवन। प्रोविटामिन से क्या आशय है? जो स्वयं के रूप में उपस्थित ना हो उसे ही प्रोविटामिन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि विटामिन ए, जब भी कोई हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो वो विटामिन डायरेक्ट विटामिन ए के रूप में शरीर में नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पे
शरीर में जो विटामिन ए का जो प्रारंभिक रूप होता है उसको ही शरीर में कुछ शरीर की कोशिकाओं के द्वारा विटामिन ए में बदला जाता है। एंटीविटामिन कहते हैं जो विटामिन के अवशोषण में बाधक होता है। एंटीविटामिन को कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है, एंटागोनिस्ट। कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तन है प्रोविटामिन, यानी जब हम शरीर में कैरोटीन जाता है किसी भोज्य पदार्थ के माध्यम से, तो ये विटामिन ए का प्रो यानी पूर्व रूप है। यही कैरोटीन शरीर में जा कर के विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जीवन कण के नाम से जाना जाता है विटामिन को। फाइटिक अम्ल क्या काम करता है? विटामिनों का अवशोषण नहीं होने देते हैं। जो फाइटिक अम्ल होते हैं ये विटामिनों का अवशोषण नहीं होने देते हैं। ट्रिप्टोफैन का नियासिन में परिवर्तन किसका उदाहरण होता है? प्रोविटामिन का। ये ट्रिप्टोफैन ही शरीर में जाकर के नियासिन यानी B3 में परिवर्तित हो जाता है और यही प्रोविटामिन कहलाता है। प्रोविटामिन किसको कहते हैं मैंने पहले बता दिया है कि प्रोविटामिन विटामिन का पूर्व रूप, जैसे विटामिन ए का पूर्व रूप क्या है? कैरोटीन। और ये नियासिन यानी कि B3 का पूर्व रूप क्या है? ट्रिप्टोफैन। ये सब शरीर में जाने के बाद ही इन विटामिनों में परिवर्तित होते हैं। यदि कोई 60 mg ट्रिप्टोफैन ले रहा है तो 1 mg नियासिन बन जाएगा। आगे देखिए, जल में विलीय नहीं है ए, यानी कि विटामिन ए रेटिनॉल जल में घुलनशील नहीं होता। विटामिन ए को क्या कहते हैं? प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन भी इसको कहते हैं। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या कहलाता है? कैरोटीन। कैरोटीन भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा कैरोटीन, एक होती है बीटा कैरोटीन, तीसरा होती है गामा कैरोटीन, जिसमें से बीटा कैरोटीन सबसे अच्छी कैरोटीन मानी जाती है। इससे शरीर में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा बनती है। बीटा कैरोटीन के एक अणु से विटामिन ए के कितने अणु प्राप्त होते हैं? 2 अणु प्राप्त होते हैं। विटामिन ए के कौन से रूप का प्रजनन एवं आँखों में सहयोग नहीं होता है? रेटिनोइक का। विटामिन ए के अवशोषण एवं परिवहन के लिए अनिवार्य पोषक तत्व क्या होता है? प्रोटीन। बिना प्रोटीन के विटामिन ए का अवशोषण नहीं होगा और ना ही ये शरीर में किसी अन्य जगह पर ये पहुंच पाएगा। बीटॉट स्पॉट्स में धब्बे की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय आकृति होती है। विटामिन ए की कमी से आँखों में जो बीटॉट स्पॉट्स पड़ते हैं, इसके धब्बे कैसे पड़ते हैं? त्रिकोणीय आकार के धब्बे पड़ते हैं। विटामिन ए का उच्च स्रोत क्या है? मक्खन, मुर्गी, दूध, ये तीनों ही चीज़ें विटामिन ए की उच्च स्रोत है। रेटिनॉल का उच्च स्रोत क्या है? प्राणिज जगत। कैरोटीन का स्रोत क्या है? वानस्पतिक जगत। कैरोटीन ही विटामिन ए का पूर्व रूप है, इसी को ही प्रोविटामिन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? एंटी रिकेट्स कहते हैं या फिर एंटी न्यूरोटिक विटामिन भी कहा जाता है इसको। हाथ पैर की मांसपेशियों में सुई के चुभने से दर्द क्या कहलाता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस कहलाता है। नियासिन के लिए कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक होता है? ट्रिप्टोफैन। FMN का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन का संबंध होता है आँखों से और ये विटामिन B2 की कमी से होता है। दूध में पाए जाने वाला वर्णक जो राइबोफ्लेविन के समरूप होता है, यानी कि जो राइबोफ्लेविन के जैसा ही होता है, उसको कहते हैं लैक्टोफ्लेविन। किस खाद्य पदार्थ के सेवन से नियासिन की कमी हो जाती है? मक्का। यदि कोई भी व्यक्ति मक्का का सेवन बहुत ज़्यादा करता है तो उसको नियासिन की कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें नियासिन की मात्रा का अभाव होता है। फिर अगला है चिलोसिस एग्युलर डर्मेटाइसिस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन 2 की कमी से होता है।
4D रोग का संबंध होता है विटामिन B3 यानी कि नियासिन से होता है और इसकी वजह से ही 4D होता है। 4D में डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस शामिल होता है और चौथा D का मतलब डेथ। 3D में शामिल है डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस और अगर इसमें हम डेथ जोड़ देंगे तो वो 4D रोग का संबंध हो जाएगा। PP फैक्टर कहलाता है विटामिन B3, इसी को ही नियासिन कहते हैं विटामिन B3 को। और क्यों कहते हैं PP फैक्टर? पहला इसको विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, तो ये पेलाग्रा रोकने वाला विटामिन है, इसीलिए इसको पेलाग्रा प्रिवेंशन फैक्टर विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि पेलाग्रा रोकने वाला विटामिन। NAD का फुल फॉर्म क्या कहलाता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD का फुल फॉर्म होता है। अगला है वसा अघुलनशील होता है किसमें? जल में या पानी में? तो ये पानी में घुलनशील होती है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन C। विटामिन B1 किसका निरोधक होता है? बेरी का। लोहे के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन C। ये विटामिन C लोहे के यानी कि आयरन के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। खाद्य किण्वन के दौरान निम्न पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब किसी भी खाद्य पदार्थ में खमीर उठाया जाता है तो विटामिन B ग्रुप, विटामिन B समूह की मात्रा बढ़ जाती है। फिर है शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतर रेटिनॉल में किस इंद्रिय द्वारा होता है? यानी कि शरीर जब हम कैरोटीन से संबंधित कोई भी चीज़ खाते हैं तो यही कैरोटीन विटामिन A में कौन बदलता है? यकृत बदलता है। अगला है कॉर्नियल जीरोसिस यानी कि सूखापन किस विटामिन की कमी का रोग विषयक चिन्ह है? विटामिन A का। अगर विटामिन A की कमी शरीर में भारी मात्रा में हो जाती है तो आँखों की कॉर्निया में सूखापन आने लगता है। रिकेटस के रोग में काइफोसिस यानी कि कुबड़ निकल आता है हड्डी का। यहीं ऊपर गले के नीचे कुबड़ निकल आता है, गले के पीछे, गर्दन के पीछे और रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी भाग पर कुबड़ निकल आता है। फ्लोरोसिस अगर किसी व्यक्ति को रोग हो गया है तो उसके दांत कैसे हो जाते हैं? मोटल्ड दांत यानी कि विकृत दांत हो जाते हैं। पानी में जब फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इस प्रकार के विकृत दांत हो जाते हैं। और बेरी रोग में पैरास्थीसिमिया यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। और अगर पेलाग्रा रोग हो जाता है तो एलिरियम यानी कि थैलिरियम यानी कि त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है। अगला है रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है रक्त का थक्का जमना, यानी कि शरीर के किसी भी भाग से जब रक्त बहने लगता है तो कुछ समय बाद वह उस स्थान पर रक्त के थक्के जम जाते हैं जिससे रक्तस्राव रुक जाता है। और अगर विटामिन के की शरीर में कमी होती है तो ये थक्का नहीं जमता है और रक्तस्राव लगातार होता रहता है। वह यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं। विटामिन काइलोनेशिया यानी कि इसको स्पून नेल शेप कहते हैं, यानी कि जब नाखून चम्मच के शेप के हो जाए, यानी कि जो ये नाखून उभरे हुए रहते हैं ये धंसे हुए हो जाएं, चम्मच के समान गहराई वाले हो जाएं, तब किसकी कमी से ये होता है? आयरन की कमी से होता है काइलोनेशिया। किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? थायमीन। जब कार्बोज की मात्रा अधिक ली जाती है तो थायमीन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। अगला है 18-18-18 का वस्त्र संबंधी मद किससे संबंधित है? एंजिल के
लॉ से। यानी कि जब भी एंजिल के लॉ के अनुसार, यानी एंजिल ने बजट का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने बताया था कि जब भी आय, जैसे जैसे आय चाहे बढ़े चाहे घटे चाहे ना बढ़े, तो निम्न और मध्यम और उच्च तीनों ही जगहों पर जो वस्त्र हैं वो 18% ही लिए जाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति निम्न आय वर्ग का है तो भी वो वस्त्र पर उतना खर्च करेगा, मध्यम वर्ग का है तो वो भी उतना ही खर्च करेगा, और अगर उच्च वर्ग का है तो भी उतना ही खर्च करेगा। तो यही सब चीज़ें आगे चल करके इनके सिद्धांत में कमियां निकाली गई हैं। लेकिन एंजिल ने जो बजट का सिद्धांत दिया था उसको तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसा उन्होंने दिया था। 5, 10, 15 का संबंध है किससे? शिक्षा और स्वास्थ्य से। तो एंजिल ने ये बताया कि अगर व्यक्ति निम्न स्तर का है, यानी कि निम्न आय स्तर का है, तो वो शिक्षा पर 5% खर्च करेगा, और अगर वो मध्यम आय वर्ग का है तो वो 10% खर्च करेगा अपनी आय को, और अगर वो उच्च वर्ग का है तो वो 15% अपनी आय वर्ग का खर्च करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एंजिल ने जो बजट का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने इसी प्रकार से बजट को बांटा था कि अगर ये मद है, एंजिल के नियम में 5 मद हैं बजट की। एक है भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा मकान, चौथा बिजली या ईंधन, और 5वां स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन। उन्होंने बताया कि जैसे कोई व्यक्ति निम्न आय स्तर का है तो वो अपने भोजन का 60% भोजन पर व्यय करता है, और ये बताया कि जो मध्यम वर्ग का है वो 55% खर्च करता है, और जो उच्च वर्ग का है वो 50% ही खर्च करता है, और वस्त्र पे तीनों लोग बराबर बराबर खर्च करते हैं। मकान पर भी सभी लोग बराबर ही बराबर खर्च करते हैं, लेकिन बिजली और ईंधन पे भी तीनों लोग बराबर बराबर खर्च करते हैं। केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पे ही उनके खर्च करने के तौर तरीकों में अंतर होता है। उन्होंने बताया कि निम्न आय वर्ग के लोग 5% और मध्यम वर्ग के लोग 10% और उच्च वर्ग के लोग 15% स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च करते हैं। आरडी का फुल फॉर्म क्या है? आरडी का फुल फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है। वह कौन सा खाता है जिसमें एक निश्चित अवधि तक प्रतिमाह धनराशि जमा की जाती है? उसको कहते हैं आवर्ती खाता, यानी कि आरडी कहते हैं इसको। किस वर्ग विशेष के समस्त परिवारों की औसत आय व्यय को कौन सा बजट बताता है? किसी वर्ग विशेष के समस्त परिवारों की औसत आय व्यय को कौन सा बजट बताता है? औसत बजट। किसी एक परिवार की आय व्यय के वास्तविक ब्यौरे को कहते हैं वास्तविक बजट। उपार्जित आय होती है नौकरी। बैंक किस भाषा का शब्द है? इटालिया। इसको ही बैंको कहा जाता था, और बहुत जगह लिखा मिलता है बेंचो। निश्चित व्यय के अंतर्गत कौन कौन से व्यय आते हैं? एक तो बीमा की राशि हो गई, फीस हो गई, बिजली का बिल हो गया, ये सब निश्चित व्यय होते हैं। और देखिए पारिवारिक व्यय को कितने प्रकारों में बांटा गया है, निश्चित और दूसरा अर्धनिश्चित। तो यहाँ पे इसके अलावा भी पारिवारिक व्यय को 2 भागों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत व्यय, दूसरा सामाजिक व्यय। व्यक्तिगत व्यय क्या होता है? वर्तमान आवश्यकता पर व्यय, भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई बचत। और सामाजिक व्यय किसके अंतर्गत आता है? अवांछित यानी कि अनैतिक, और दूसरा ऐच्छिक यानी कि वांटेड। जैसे टैक्स जो है वो अवांछित व्यय, इसको देना ही देना, आप चाहो या न चाहो। और चंदा, जैसे चंदा जो है वो ऐच्छिक व्यय के अंतर्गत आता है, आप देना चाहो तो चंदा दे दो, न देना चाहो तो मत दो। मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय किस पर करता है? भोजन पर। मकान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है? पथरीली भूमि।
दरवाजे व खिड़कियों द्वारा क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल का सबसे कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? 10%। यानी कि कमरे का जो भी क्षेत्रफल है उसका कम से कम 10% दरवाजे और खिड़कियों के द्वारा बनना चाहिए। सबसे उत्तम प्रकार का रसोई घर कौन सा होता है? यू आकार का। इसे ये मुंडेल ने कहा था कि यू आकार का रसोई घर सबसे उत्तम होता है। कौन सा लक्ष्य स्थायी होता है? दीर्घकालीन लक्ष्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बीच बीच में जो भी लक्ष्य बनाए जाते हैं वो अल्पकालिक लक्ष्य कहलाते हैं। अगला है, बजट किसी निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यौरे को कहते हैं। ये कथन सत्य है या फिर असत्य? इसका सही उत्तर है ये कथन सत्य है। पूंजी के विनियोग के बदले जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ब्याज। अप्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे आय के प्रकार कितने होते हैं। आय के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक मौद्रिक आय, दूसरा वास्तविक आय, तीसरा मानसिक या आत्मिक आय। वास्तविक आय 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। बिना पैसा खर्च किए जो भी चीज़ें मिलती हैं वो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती हैं और पैसा खर्च करने के बाद जो प्राप्त सुविधाएं होती हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आती हैं। देखिए यहाँ पे व्यय की विधि नहीं है। बजट बनाकर हस्तमुक्त विधि, समान वेतन विधि, अनुचित मांग की विधि, तो ये तीनों ही बजट बनाकर हस्तमुक्त विधि, समान वेतन विधि, ये तीनों ही व्यय की विधि है, लेकिन अनुचित मांग की विधि व्यय की विधि नहीं है। गृह व्यवस्था का हृदय यानी कि आत्मा, केंद्र, मूल है। निर्णयों की क्रिया गृह व्यवस्था का हृदय, आत्मा, केंद्र या मूल है। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। ज्ञान भी प्रभावित करता है, साधन भी, मूल्य भी, लेकिन योजना नहीं। निर्णय व्यवस्था प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई होती है, किंतु यह भौतिक विज्ञान में अणु के समान है। इसे किसने कहा? ब्रेटन ने कहा इसको। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति निर्णयों को किया जाता है। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति निर्णयों को किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। जिनके प्रति निर्णय लिए जाते हैं उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का प्रथम चरण क्या है? समस्या क्या है? साधनात्मक मूल्यों को कभी कभी क्या कहते हैं? लक्ष्य मूल्य। नियंत्रण की अवस्था नहीं है। प्रोत्साहन, जांच, समायोजन, कार्यक्षमता, तो इसका सही उत्तर है कार्यक्षमता नियंत्रण की अवस्था नहीं है, बल्कि ये तीनों ही नियंत्रण की अवस्थाएं हैं। व्यवस्थापन का तीसरा चरण कहलाता है मूल्यांकन। जब वस्तु का सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण मूल्यांकन कहा जाता है। जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है तो यह मूल्यांकन कहलाता है विस्तृत मूल्यांकन। वह योजना जहाँ तक संभव हो उतना आगे देखती है तथा इच्छित अंतिम परिणामों का चित्र भी निर्मित करती है। इसको कहते हैं दीर्घकालीन योजना। ग्रास एवं क्रेंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम अवस्था कौन सी होनी चाहिए? बल देना। व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णय लेने में से पूर्व व्यक्तियों के जिस समूह से परामर्श लेता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संदर्भ समूह। कौन सा समय व्यवस्था के साधन है? एक टाइम मैनेजमेंट होता है गृह प्रबंध में, उसके साधन कौन कौन से होते हैं? कार्य वक्र है, विश्राम अवधि और अधिकतम भार यानी कि पीक लोड भी है। बच्चों के रूपांकन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? अनुपात, संतुलन, सामंजस्यता और लय।
ये चारों ही वस्तुओं के रूपांकन के सिद्धांत हैं। अगला है रसोई घर के वास्तुशिल्पीय आकृति में शामिल है वायु संचालन, नल साजी, श्रवण गुण और फर्श। ये चारों ही रसोई घर के वास्तुशिल्पीय आकृति में शामिल होते हैं। एक शब्द है बार्स, बिहेवियर अवार्ड रेटिंग स्केल। किसी भी प्रबंधक के द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए बार्स का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग इतना जानिए कि बार्स का प्रयोग क्यों करते हैं। ये किसी भी प्रबंधक के द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए होता है। इसी को बिहेवियर, अच्छा मैं इसको अवार्ड बोल रही थी, ये अवार्ड नहीं, ये ऑर्कड है। ये बिहेवियर ऑर्कड रेटिंग स्केल इसको कहते हैं। ये किसी भी प्रबंधक के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए होता है। निम्न में से कौन सा सामुदायिक सेवाएं जनसाधारण के हित में प्रस्तुत की जाती हैं? एक संरक्षण, दूसरा परिवहन, संचार। व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया से परिवर्तन किया जाता है। ये किसने कहा है? ये ओपनहीम ने कहा है। वन लाइनर्स की ये पहली श्रृंखला, ये यूँ कह लीजिए कि पहला भाग आज यहीं पे समाप्त होता है। कल दूसरे भाग के साथ मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।